हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे हैं आज कक्षा 10 के पाठ नंबर 13 हमारा पर्यावरण। किसी बात कर रहे हैं हमारे पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में अपन पढ़ने वाले पहले ही टॉपिक जो हमारे पास है जैव प्रक्रम कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रिया द्वारा द्वारा विभिन्न पदार्थों का अपघटन होना। विभिन्न पदार्थों का अपघटन अपघटन मतलब छोटे छोटे भागों में टूटना जैव प्रक्रम हमारा कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं मृत जीवी का अपघटन, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं का अपघटन। भोजन के पचे हुए अपशिष्ट, जो भोजन है मनुष्य जो पाचन करते हैं और उसमें जो अपशिष्ट को त्यागते हैं बाहर, उसका अपन क्या करते हैं विशिष्ट एंजाइम द्वारा अपघटन किया जाता है। फिर अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है जो हम अपने सेवन में लेके बाहर छोड़ देते हैं वातावरण में, उनको भी क्या करते हैं सूक्ष्म जीव छोटे छोटे भागों में अपशिष्ट कर क्या मिट्टी में मिला देते हैं या मृदा में मिला देते हैं। फिर बात करते हैं जैव प्रक्रम हेतु विशेष प्रकार सूक्ष्म जीव, है ना, कि जैव प्रक्रम हेतु विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। उदाहरण के लिए अपन बात कर सकते हैं भोजन के पचे हुए विशिष्ट एंजाइम। ठीक है, और फिर आगे देखें अपन इसी में, तो अपन कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम में जीवों की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। कि हमारे जैव प्रक्रम है कि जैव ठीक है, जैव प्रक्रम की जो प्रक्रिया है इसमें जो क्रिया हो रही है वो देखते हुए, उस क्रिया को देखते हुए हमारे जो पदार्थ है पृथ्वी पर, तो उनको कितने भागों में संपादित किया गया जीवों को दो प्रकार से। एक जैव निम्नकरणीय, जैव निम्नकरणीय हमारा ए नंबर और बी नंबर है अजैव निम्न। जैव निम्नकरणीय का अर्थ है कि जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं या मृदा में मिला दिए जाते हैं, जिनके छोटे छोटे भागों में परिवर्तित किया जा सकता है। अजैव का मतलब है कि साथियों, अजैव मतलब कि ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं या ऐसे जो हमारे दैनिक जीवन में काम लेने वाली जो वस्तुएं होती है, पदार्थ होते हैं, वो किसी भी प्रकार से मृदा में मिलाई नहीं जा सकती, किसी प्रकार से उनका क्या नहीं किया जा सकता साथियों, अपघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम बात आगे करने वाले हैं जैव निम्नकरणीय अजैव निम्नकरणीय दोनों। लेकिन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जैव प्रक्रम में जीवों की क्रिया को संपन्न करने के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना दो भागों में बांटा गया है, और जो है जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको देखने के लिए मिलेगा ये टॉपिक हमारा ए, जो दे रखा है जैव निम्नकरणीय वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम या क्रियाओं द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं। कि ऐसे पदार्थ या ऐसे हमारे उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं जिनका जैविक यानी कि जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिसे अपन कहते हैं जैविक प्रक्रम क्रियाओं, या अपन इससे क्या कह सकते हैं जैव प्रक्रम या क्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं भोजन का पचना, जो हम जीव भोजन करते हैं और उनमें क्या करते हैं भोजन को पचाते हैं, वो हमारी जैव प्रक्रम की क्या है क्रिया है। यदि कागज का मिट्टी में बदलना, कि हमने एक कागज का उपयोग किया और उसमें वातावरण में खुले में रख दिया और वो क्या हुआ छोटे छोटे जीवों द्वारा अपघटित होकर मिट्टी में या मृदा में मिल गए, तो रद्दी कागज का मिट्टी में बदलना। कट्टे फट्टे कपड़ों का मिट्टी में बदलना, 3 नंबर उदाहरण क्या हमारा कट्टे फट्टे जो कपड़े होते हैं उनका भी मिट्टी में बदलना जीवों द्वारा अपघटित कर लिया जाता है। तो ये हमारे क्या है कुछ उदाहरण है। एक बार प्रश्न पूछा गया था जैव निम्नीकरण के कोई 3 उदाहरण दीजिए, तो हमारे भोजन का पचना, रद्दी कागज का मिट्टी में बदलना, कट्टे फट्टे कपड़ों का मिट्टी में बदलना, ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे। फिर बात करते हैं 2 नंबर टॉपिक हमारा अजैव निम्नीकरणीय, कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा, है ना, कि जैव प्रक्रम द्वारा या क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते। क्या नहीं होते साथियों? अपघटित नहीं होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में यानी प्रकृति में बने रहते हैं। वे अक्रिय होते हैं, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं।
याद रखना, हमारी द्वारा जो जानकारी या क्लास आपको और नोट्स आपको दिए जा रहे हैं अच्छा लगे तो साथियों शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। आगे से आगे अपने साथियों तक ज़रूर फैलाना। और कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि अगली क्लास में आपको उसका उससे भी शानदार तरीके से वर्णन या व्याख्या करके बताया जा सके। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे जैव नवीकरणीय वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, अक्रिय होते हैं, अजैव नवीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो प्लास्टिक, दूध की खाली थैलियाँ। लेकिन नोट में प्रश्न एक बार हमारा पूछा गया था, अजैव नवीकरणीय पदार्थ प्रकृति में किस प्रकार रहते हैं। तो यार करना कि प्रकृति पर जो प्रभाव डालते हैं वो क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अजैव नवीकरणीय पदार्थ है। जैसे हमने प्लास्टिक की थैली का उपयोग किया, वातावरण में खुले में रखा, तो उस जो वातावरण में हमारे सूक्ष्म जीव है ना, वो सूक्ष्म जीव इस प्लास्टिक थैली का क्या नहीं कर पाते, अपघटन नहीं कर पाते, जिससे ये क्या होगी, काफ़ी समय तक वहाँ वातावरण में रहेगी और वातावरण को प्रदूषित करती रहेगी। तो इस प्रकार से अजैव नवीकरणीय पदार्थ हमारे क्या होते हैं, वो वातावरण को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं साथियों। फिर चलते हैं इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखें तो ये आपके सामने आएगा। तो हमने देखो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जैव नवीकरणीय, अजैव नवीकरणीय, जो जीवों के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है हमारी प्रकृति। फिर बात करते हैं हम आगे पारितंत्र, यानी कि हमारा जो पारितंत्र है वातावरण वो किस प्रकार है। तो हम बात करते हैं परिभाषा की। पारितंत्र आना कि पारितंत्र में अपन ने पहली बात इसका प्रश्न पूछा जा सकता है, पारितंत्र का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया शब्द का। और बाद में अपन ऐसे भी पूछा जा सकता है पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम कौन लेके आया। तो अपन बात करते हैं पारितंत्र शब्द की उत्पत्ति कि पारितंत्र शब्द है, इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कोरल मोबियस, ठीक है, कोरल मोबियस ने की थी। ये हमारा एक वैज्ञानिक था, पर्यावरण का जो पारितंत्र है उसका अध्ययन करने वाला था। जो शब्द है हमारा पारितंत्र, उसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कार्ले है ना, कार्ल मोबियस, या अपन कह सकते हैं कोरल मोबियस ने की थी। फिर बात करें आगे पारितंत्र शब्द, ये तो है शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम, ठीक है, उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति की थी इसने, कि प्रयोग नहीं किया था, सिर्फ नाम दिया था कि ऐसा कुछ शब्द है हमारे। लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो शब्द से पहले प्रयोग किया था ए जी टेस्ले ने। याद रखना ए जी टेस्ले, ठीक है, ए जी टेस्ले ने इसका उपयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और उत्पत्ति की बात करें तो कार्ले मोबियस ने। फिर बात करते हैं पारितंत्र की परिभाषा साथियों, ठीक है। वातावरण में जैविक व अजैविक घटक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा, यानी कि पारस्परिक क्रियाओं द्वारा एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते तथा ऊर्जा का नियंत्रण प्रभाव करते पारितंत्र कहलाता है। कि अजैव घटक हमारा जैव घटक अजैव घटक दोनों क्या करते हैं, हमारे वातावरण में एक दूसरे के साथ क्रिया डालते हैं और क्रिया करते हैं ना, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, क्रिया करते हैं। ये क्रिया जो हमारे वातावरण में प्रभाव डालती है, जिसे ऊर्जा का नियंत्रण क्या होता है, प्रभाव होता है एक जीव से दूसरे जीव में, जिसे हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं साथियों। या आप दूसरे शब्दों में देखने चाहो तो इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, संपूर्ण पृथ्वी को पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, कि हमारी पूरी पृथ्वी है उसको पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अतः इसे जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जैव मंडल कहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जैविक तथा वातावरण के अजैविक कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। तो ये हमारी दूसरे शब्दों में परिभाषा हो सकती है कि किसी क्षेत्र
किसी क्षेत्र के सभी जैविक तथा वातावरण के अजैविक के कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं, संयुक्त रूप से हमारे वातावरण का निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं एक विशेष नोट की। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पारितंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत किससे माना गया है? तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो हमारा किससे माना गया है? सूर्य के प्रकाश को माना गया साथियों। एक बार प्रश्न हमारा पूछा गया है। ये प्रश्न हमारा देखें तो 2012 में पूछा गया प्रश्न है बोर्ड में। तो याद रखना कि सूर्य एक आने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी पर हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं आए तो हमें किसी प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा नहीं मिलने वाली है साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है ये। अब बात करते हैं कि जो पारितंत्र है उसके प्रमुख के कितने घटक या कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखना साथियों, जो पारितंत्र है उसके प्रमुख रूप से 2 घटक होते हैं या भाग होते हैं। कितने? 2 घटक या भाग होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं? अजैविक घटक, जैविक घटक। हम इनकी डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं जैविक घटक। देखते क्या हो, देखते जाओ, पढ़ते जाओ और शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ साथियों। आपको इससे भी शानदार क्लास चाहिए और विज्ञान के संपूर्ण नोट्स चाहिए आपको एक व्यवस्थित तरीके से, तो भारतीय पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे ज़रूर भेजिए ताकि आपको इससे भी महत्वपूर्ण क्लास हमारे द्वारा दी जाए। इसके साथ आपको गणित की भी क्लास रेगुलर होगी, 10 दिन के बाद शुरू होने वाली है, और 12th की भूगोल की आपको दी जाएगी। और हमारे पास बात करें तो हिंदी सामान्य ज्ञान की भी दी जाएगी, जो व्याकरण है उससे संबंधित क्लासें भी आपको पर दिन दी जाएगी। तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो साथी गण अपने हैं उन तक ये क्लास नहीं पहुंच रही है तो आप कोशिश करना उन तक पहुंचे और वो भी आपकी तरह अच्छे अंक अर्जित करें और अच्छी पढ़ाई रेगुलर बनाए रखें। बात करते हैं 1 नंबर अजैविक घटक। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के सभी निर्जीव पदार्थों को शामिल किया गया है। अजैविक घटक है उसमें अपने पृथ्वी पर हमारे वातावरण में या पारितंत्र के है ना, पारितंत्र में सभी निर्जीव वस्तुएं उनको शामिल किया गया है। इनकी अपन चर्चा करने वाले। अब वो कौन कौन से घटक है तो अपन बात करने वाले हैं। ये घटक जैविक घटक को नियंत्रण करते हैं। अब देखो वो घटक कौन कौन से अपन बात करते हैं कि ये अजैविक घटक है ना, ये हमारा क्या करते हैं, जैविक घटक को नियंत्रण करता है। तो आपको पूछा जा सकता है अजैविक घटक किस घटक को नियंत्रण करता है? हमारे जैविक घटक को नियंत्रण करता है। फिर बात करते हैं कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है साथियों। अजैविक घटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है साथियों। कितने भागों में? 3 भागों में। एक जलवायवीय, ठीक है, जलवायवीय स्थल आकृति। याद रखना स्थल आकृति भी कह सकते हो इसे, है ना। कैसे लिख सकते हो? ऐसे स्थल, ठीक है, आकृति। क्या लिख सकते हो? स्थल आकृति भी इसमें आसानी से आप लिख सकते हो। ये भी ध्यान रखना, स्थल आकृति और मृदीय कारक। और तीसरा कौन सा है? मृदीय कारक। फिर बात करते हैं 1 नंबर जलवायवीय या वातावरणीय। जलवायवीय कारक का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, वातावरणीय कारक। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है वातावरणीय कारक किसे कहते हैं, बताइए। तो किसी आवास, है ना, बात करें किसी आवास विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है होता है, उसे वातावरणीय कारक कहते हैं। किसी की कोई आवास है उसकी विशेष की, है ना, किसी आवास विशेष की जलवायु, क्या बात करें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को वातावरणीय कारक कहते हैं। और ये के कौन कौन से होते हैं कारक? अपन वातावरणीय कारक के निम्न पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला अपन बात करते हैं वर्षण, यानी कि वर्षण में हम कह सकते हैं सर्दियों के समय क्या आती है? ओस आती है, ओस। और क्या होता है? हिमपात है, यानी कि सर्दियों के समय में बर्फ गिरती है तो हिमपात। और वर्षा के समय में क्या आता है साथियों?
वर्षा आती है। तो वर्षण में ओस, हिमपात और है वर्षा। इसी प्रकार अपन कुछ पॉइंट और पढ़ने वाले इसके नेक्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है तापक्रम, यानी ताप में किस प्रकार ये क्रिया होती है उसकी अपन बात करते हैं। तापक्रम में पादप जंतुओं के शरीर में होने वाली क्रिया तथा सजीवों के वितरण को प्रभावित करता है। कि तापक्रम में साथियों वो क्या करते हैं, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर में होने वाली क्रिया तथा सजीवों के वितरण को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आपको पूछा जा सकता है कि तापक्रम का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो आप कहोगे मरुविद। ठीक है, मरुविद एक अच्छा उदाहरण है तापक्रम का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पवन। पवन ने वाष्प उत्सर्जन, हालांकि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित कर जैविक घटकों को प्रभावित करती है। ठीक है, पवन है वो क्या करती है कि हमारे जो जल की द्वारा वाष्प बनती है उसको वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है उसको प्रभावित करती है और जैविक घटकों को इसमें शामिल कर लेती है या प्रभावित करती है इसके द्वारा। फिर बात करते हैं प्रकाश। सजीवों ये तो है ना, संजीवों यानी कि अपन कहें पेड़ पौधे हुए, मनुष्य हुए, है ना, इनकी बात करें तो खास तौर से अपन बात करें सजीवों में तो पेड़ पौधों की बात करने वाले हैं, स्वपोषी की बात है करने वाले हैं। तो प्रकाश सजीवों है तो प्रकाश अत्यंत आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण वाले जो भी हमारे जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं कि प्रकाश उनके लिए महत्वपूर्ण घटक होता है, एक अवयव होता है। जैसे अपन बात करें पेड़ पौधों में, है ना, बात करें पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो अपन कह सकते हैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लिए जाते हैं। ठीक है, 6 जल के अणु लिए जाते हैं और क्या दी जाती है, सूर्य का प्रकाश दिया जाता है साथियों। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6। ठीक है, H12O6 प्लस जल के अणु साथ निकलते हैं 6, है ना। ये एक जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, हमारे सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों में होती है, स्वपोषी में होती है। फिर बात करें पर आर्द्रता ना, अगला पॉइंट हमारे पास है आर्द्रता। आर्द्रता या अपन इसे कह सकते हैं नमी साथियों, क्या कह सकते हैं, नमी। आर्द्रता और नमी वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जैविक घटकों को प्रभावित करेगी। जो वायु में उपस्थित जल की जो बूंदें होती है, जो नमी होती है, वो जैविक घटकों को प्रभावित करती है साथियों, कन्फर्म याद रखना। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, स्थलाकृति कारक। ठीक है, स्थल की आकृति किस प्रकार एक कारक है जो हमारा क्या अजैव घटक में शामिल है। तो ये किस प्रकार प्रभावित करता है अपन वो भी चर्चा करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के स्थल की आकृति वहां पर उपस्थित जीव जंतुओं पर अपना प्रभाव डालती है। तो स्थल आकृति मतलब अपन कह सकते हैं कि कोई बर्फीला है ना, कि बर्फ या ठंडा स्थान है, वहाँ पर जो जीव रहने वाले हैं वो जीव हमारे क्या नहीं रह सकते, रेगिस्तान में जहाँ अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है वहाँ पर नहीं रह सकते। तो स्थल आकृति या जलवायु कारक या अपन ऐसे कह सकते हैं जो पथरी इलाकों में, चट्टानी इलाकों में जीव रहते हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने में उनको क्या आती है, कठिनाई आती है। और रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को जो हमारी चट्टानें होती है, पर्वत होते हैं, वहाँ पर रहना कठिन होता है साथियों। तो ये इस प्रकार से स्थल आकृति की भू आकृति या भूमि की जो आकृति होती है वो कारक भी प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं कौन कौन से, पहाड़, पठार, मैदान, रेगिस्तान, नदी इत्यादि। क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति नदी में नहीं रह सकते, नदी में रहने वाले जीव हमारे मैदान में नहीं रह सकते, और मैदान में रहने वाले जीव हमारे पठार और पहाड़ी इलाकों में रहने में कठिनाई आती है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, मर्दीय कारक, यानी मृदा से भी कुछ कमियां या प्रभावित होते हैं। मृदा में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जीवों को प्रभावित करता है। कि मर्दीय कारक है साथियों, उसमें अपन क्या करते हैं, मृदा में बहुत सारे खनिज पोषक तत्व उपस्थित होते हैं,
कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ ये भी जीवों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है जैविक घटक। हमने अजैविक घटक के बारे में पढ़ा था अभी, अब पढ़ने वाले हैं जैविक घटक के बारे में साथियों। और ये जैविक घटक क्या हमारा बात करते हैं। जैविक घटकों परितंत्र में समस्त पेड़ पौधों जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है। यानी कि जैविक घटक की बात करें तो इसमें हमारा जो पृथ्वी है या वातावरण है या पारितंत्र में समस्त पेड़ पौधे जंतु और अपन क्या कहें सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है। इन सबको जैविक घटक में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट में, अपन पारितंत्र में पादप जंतु साथ साथ रहते हैं। कि पारितंत्र में पादप और जंतु साथ साथ रहते हैं, इसमें पारस्परिक अंतर संबंध होता है। यानी कि पादप और जंतु एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और निर्भर होते हैं तो इनमें क्या होती है, आंतरिक अपने अंदर क्या होती है, अनोन्य, इनमें क्या होती है, अनोन्य क्रिया होती है, अनोन्य अंतर संबंध होता है। फिर बात करें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट की अपन बात करें, जीवों में प्रमुख संबंध भोजन, प्रमुख संबंध भोजन का होता है। यानी कि अपन बात करें कि जीवों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होती है, सभी प्रकार के जीवों में महत्वपूर्ण कड़ी होती है भोजन। पोषण संबंधों के आधार पर जैविक घटकों को निम्न घटकों में विभाजित किया गया है साथियों। कौन कौन सा, पहला है उत्पादक, जिसे अपन कहते हैं दूसरे शब्दों में स्वपोषी। फिर अपन 2 नंबर कौन सा है, उपभोक्ता। उपभोक्ता जिसमें होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हमारा सहकारी यानी स्वपोषी होता है, द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी होता है, और तृतीय उपभोक्ता यानी सर्वाहारी होते हैं या शीर्ष मांसाहारी होते हैं। इनकी चर्चा अपन क्रम वाइज आगे करने वाले हैं साथियों। फिर बात करते हैं अपघटक यानी अपमार्जक, जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपने कहते हैं अपशिष्ट को, उनको जो अपघटन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, हमारे अपमार्जक द्वारा होती है। अपन इसकी भी डिटेल में चर्चा करने वाले। चलो नेक्स्ट अपन बात करें साथियों, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये उत्पादक। लेकिन पढ़ने से पहले, समझाने से पहले आपको इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। बात करते हैं यहाँ पर अपन कुछ चीज़ों के। उत्पादक, उत्पादक यानी स्वपोषी, उत्पादक यानी स्वपोषी। हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, ठीक है, कि हरे पौधे, पेड़ पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है पेड़ पौधे। उत्पादक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है साथियों, पादप या पेड़ पौधे। ये हमारा सबसे शानदार उदाहरण है। तो उत्पादक स्वपोषी, ऐसे हरे पेड़ पौधे, ऐसे हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं। फिर बात करते हैं 2 नंबर में उपभोक्ता। उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अपन बात करने वाले हैं इस टॉपिक के जस्ट बाद उनकी भी। ठीक है, उपभोक्ता वे सभी जीव जो प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते या रहते हैं, वह स्वयं अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता का अर्थ है साथियों कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं और परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वस्तु पर निर्भर होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता को पोषण की मात्रा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है, तो आप कहोगे 3 भागों में विभाजित किया है साथियों। उपभोक्ता को पोषण की मात्रा के आधार पर प्रश्न बनता है कि उपभोक्ता को पोषण की मात्रा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है, तो आप कहोगे साफ साफ 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, हमारा पहला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी,
दूसरा हमारा द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, और फिर हमारे पास आता है तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी या शीर्ष मांसाहारी, जो आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करता है। और सर्वाहारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और उदाहरण है मनुष्य, कि मनुष्य हमारे शाकाहारी का भी भोजन करते हैं और मांसाहारी का भी भोजन करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। आज के लिए बात करेंगे साथियों इतने क्वेश्चनों को, ये हमारे लास्ट टॉपिक कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी। इस श्रेणी में वे सभी जीव आते हैं जो भोजन के लिए पेड़ पौधों यानी उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। कि प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव में बात करें तो वे इस श्रेणी है ना, इस प्रकार के जीव कि इस श्रेणी में जो हमारी क्या उपभोक्ता की कहलाती है, वे सभी जीव आते हैं जो भोजन के लिए पेड़ पौधों उत्पादों पर निर्भर करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन बात करें कीट, बकरी, गाय, खरगोश महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद रखना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है शाकाहारी के 3 उदाहरण दीजिए, तो कीट, बकरी, गाय, खरगोश आपके उदाहरण हो जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपके, तो नेक्स्ट है द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। कि जो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी है इस श्रेणी में है ना, कि इस श्रेणी में हमारे वे सभी जीव आते हैं जो भोजन के लिए शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों पर निर्भर रहते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। कि अपन साफ साफ शब्दों में कहना चाहें द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, इसमें वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों पर निर्भर करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके रह जाएंगे सांप, मेंढक, लोमड़ी, छिपकली। तो पूछा जा सकता है मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता के 3 उदाहरण, तो आपको हो गए सांप, मेंढक, लोमड़ी, छिपकली महत्वपूर्ण उदाहरण रहने वाले साथियों। फिर बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता के सर्वाहारी। तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी या आप कह सकते हो शीर्ष मांसाहारी, ये जिसमें प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ता का सेवन किया जाता है। तो बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी व मांसाहारी जीवों से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी या शीर्षाहारी या तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए आप महत्वपूर्ण याद रखोगे मानव, शेर, भेड़िया, चीता। तो आपको पूछा जा सकता है शीर्ष मांसाहारी, सर्वाहारी या तृतीय उपभोक्ता के 3 उदाहरण आपको हो गए मानव, शेर, भेड़िया, चीता इत्यादि। साथियों आज अपन बात करते हैं इतने ही क्वेश्चनों की, और इतने ही अपने नोट्स जो आपको लिखने हैं अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से, जो आपके वार्षिक परीक्षा 10वीं बोर्ड एनसीईआरटी में या आरबीएससी हमारे काम आएगा। एनसीईआरटी की बुक है हमारी, ठीक है। फिर बात करें हम कि आरबीएससी बोर्ड में आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं। अगली क्लास के लिए आपको और भी शानदार नोट्स मिलने वाले हैं, तो आपको समझ में नहीं आए वो चीज़ कमेंट में ज़रूर करना, ताकि कल के वीडियो में देख के आपको डिटेल से बता दिया जाए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे साथ यूं ही बने रहे, आपका सहयोग हमारे साथ यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।